हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। जैसा कि पता है, हमारा बीटीयूपी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है और जो हमारा 5वें सेमेस्टर सिविल इंजीनियर का सब्जेक्ट अर्थक्वेक है उसको हम यहाँ कराने वाले हैं। पर डे पर चैप्टर टारगेट रहेगा हमारा और 9 दिन में हमारा ये 9 चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर आज हम शुरू कर देते हैं। अर्थक्वेक का पहला चैप्टर जो हमारा है ये इसमें इंट्रोडक्शन रहता है। तो अर्थक्वेक क्या है इसे पहले हमें जानना बहुत ही जरूरी है। जो हमारा पूरा ही अर्थक्वेक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में है जो हमें पढ़ना है। तो अर्थक्वेक भूपृष्ठ में अकस्मात आने वाले हिलोर यानी झटके जो कंपन होता है। ये किस कारण आता है? भूकंपी तरंगों के कारण, जिससे भूमि पर आधारित प्रत्येक जीव निर्जीव पिंड में कंपन होने लगते हैं, भूकंप कहलाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये इतना तो आपको लिखना है। जिसके बाद आगे देखिए आप लोग क्या इसमें लिखना है। जिस क्षेत्र में ये झटके तीव्र होते हैं, जहाँ ये झटके तीव्र होंगे वहाँ जाहिर बात है विनाश अधिक होगा, वहाँ क्षति अधिक पहुंचेगी, वहाँ के लोगों को, वहाँ की बिल्डिंग को चारों तरफ विनाश छा जाता है। मकान ढह जाते हैं, सड़कें नीचे धस जाती है और सप्लाई पाइपें फट जाती हैं। ये हमारा हो गया अर्थक्वेक का जो है इंट्रोडक्शन। और आगे जो हमारे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को किस आधार पर बांटा गया है, इसे हम निम्नलिखित प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो हमारा रहेगा लोकेशन क्लासिफिकेशन। लोकेशन के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला इंटरप्लेट अर्थक्वेक। ये भूकंप टेक्टोनिक प्लेट के नीचे सीमाओं पर घटते हैं। पृथ्वी पर आने वाले 99% भूकंप इंटरप्लेट की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ हो गया, तो इसमें प्लेटें रहती हैं। आप लोग को पता होगा हमारी पृथ्वी कई सारी प्लेटें बनी हैं। जो हमारा पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है ना, वो 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जो होता है वो हमारा वो प्लेट की तरह व्यवहार करता है। वो तैरता रहता है एक तरफ मैग्मा के ऊपर। आगे कोई प्लेटें हैं 2, तो इनके बीच में जो यहाँ पे भूकंप आएगा, इनके बीच मानिए यहाँ कहीं भी भूकंप आता है, तो ये कौन सा भूकंप कहलाएगा? इंटरप्लेट भूकंप, अर्थक्वेक। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसे। तो इंटरप्लेट दूसरा जो लोकेशन के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, इंटरप्लेट क्लासिफिकेशन। इंटरप्लेट क्लासिफिकेशन कैसे आएगा? ये भूकंप किसी टेक्टोनिक प्लेट के मध्य क्षेत्र में उपजते हैं। मध्य क्षेत्र का मतलब क्या होगा? यहाँ पे मान लीजिए हमारा पृथ्वी हो गया, ये टेक्टोनिक प्लेट हो गया। अब इसके बीच में कहीं भी भूकंप आता है, इसके मध्य कहीं भूकंप आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? इंट्राप्लेट अर्थक्वेक लोकेशन के आधार पर, यहाँ कहीं भी आता है। तो दूसरा हम क्लासिफाई जो करते हैं वो फोकल डेप्थ के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। फोकल डेप्थ के आधार पर हम इसे किस प्रकार क्लासिफाई किए हैं? फोकल डेप्थ क्लासिफिकेशन। फोकल डेप्थ के आधार पर इसे हम 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। जो पहला है होगा हमारा शैलो अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक क्या होता है? जिन भूकंपों की फोकस भूमि सतह से 70 किलोमीटर की दूरी से कम गहराई पर स्थित होता है, शैलो अर्थक्वेक कहलाते हैं। अब फोकस क्या होता है? फोकस जो जहां से हमारा अर्थक्वेक आता है, जहां से अर्थक्वेक उत्पन्न हुआ, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई, वही हमारा फोकस कहलाता है। आगे फोकस के बारे में हम जानेंगे, आगे है। तो वही फोकस होता है, बस इतना जानिए यहाँ पे। तो हमारा दूसरा अर्थक्वेक इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक कब कहेंगे? जिन भूकंपों की उद्गम केंद्र यानी फोकस या हाइपोसेंटर इसे बोलते हैं, वो सतह से 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के मध्य होता है, तो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक के श्रेणी में आता है। तीसरा जो क्लासिफाई किया गया है डीप अर्थक्वेक। डीप अर्थक्वेक क्या होता है? जिन भूकंपों का फोकस भूमि सतह से 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होता है, डीप अर्थक्वेक कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन किस हिसाब से हुआ है कि हम 2 प्रकार से क्लासिफाई कर चुके हैं, फोकल डेप्थ के आधार पर और लोकेशन क्लासिफिकेशन। 2 क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं और तीसरा क्लासिफिकेशन जो हमारा होगा प्लेट क्लासिफिकेशन। प्लेट के आधार पर इसे हम 2 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। प्लेट के आधार पर इसे हम 2 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। पहला टेक्टोनिक भूकंप, दूसरा नॉन टेक्टोनिक भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक, नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है? ये भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के अकस्मात स्लाइडिंग के कारण आते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के भ्रंश में
बरंस यानी फाल्ट, जो उसमें क्रैक रहते हैं, छोटे छोटे फाल्ट में अकस्मात स्लाइडिंग, जब उनके बीच विस्थापन होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं फटकर, तो वहां पे हमारा टेक्टोनिक भूकंप कहलाता है। दूसरा नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक में क्या रहेगा, यह भूकंप मनुष्यों के कारण जो घटनाएं घटती है उसके कारण आता है, या ज्वालामुखी के फटन के कारण। नॉन टेक्टोनिक के अंतर्गत इसे रखा गया है इन अर्थक्वेक को। मानव प्रक्रियाओं जैसे ऊंचे बांधों, गहरी सुरंगों, परमाणु विस्फोटन आदि इत्यादि के कारण जो भूकंप आते हैं वो हम नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक के अंतर्गत देखते हैं। चौथा क्लासिफिकेशन जो हमारा किया गया है एपी सेंट्रल डिस्टेंस क्लासिफिकेशन। एपी सेंटर क्या होता है, एपी सेंटर जहाँ फोकस से हमारा तो अर्थक्वेक की उत्पत्ति हुई और उस उत्पत्ति से भूमि की सतह पर जो बिंदु, न्यूनतम ऊर्ध्वाधर बिंदु, जैसे रुकिए आपको हम यहाँ दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी हो गई, और यहाँ मान लीजिए भूकंप आया, तो यहाँ से जो वर्टिकल न्यूनतम दूरी होगी जहाँ भूमि सतह पर, वह न्यूनतम दूरी जो भूमि सतह पर स्थित है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। ये एपी सेंटर आपको हो गया, ठीक है, ये एपी सेंटर हो गया। इसके आधार पर हम क्लासीफाई अब करते हैं। इसके आधार पर क्लासिफिकेशन करने पर हम क्या देखते हैं, स्थानीय भूकंप। पहला आ गया स्थानीय भूकंप। क्या होता है, इस भूकंप का प्रभाव उत्केंद्र की 1 डिग्री की क्षेत्र तक ही सीमित होती है। अब ये क्या खेला है 1 डिग्री तक उत्केंद्र, तो जहां से हमारा भूकंप आया नहीं था, अभी आया था ना यहाँ भूकंप, ये देखिए ये पृथ्वी हो गई, मान लीजिए पृथ्वी हो गई और यहाँ हमारा भूकंप आया, तो यहाँ से अगर 1 डिग्री तक, मान लीजिए 1 डिग्री यहाँ बन रहा है यहाँ पे, तो 1 डिग्री तक जो भूकंप रहेगा उसे हम किसके अंतर्गत रखे हैं, स्थानीय भूकंप के अंतर्गत। और दूसरा जो क्षेत्रीय भूकंप, कब हम कहेंगे इसको, जिन भूकंपों की उत्केंद्र से 1 डिग्री से 10 डिग्री तक के क्षेत्र के भूकंप क्षेत्रीय भूकंप के अंतर्गत आते हैं। 10 डिग्री तक भूकंप का प्रभाव पड़ता है तो हमारा क्षेत्रीय भूकंप के अंतर्गत आता है। दूरस्थ भूकंप क्या होता है, यह भूकंप उत्केंद्र से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक दूरी के क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ। हम किस आधार पर क्लासीफाई किए हैं इनको, तो आपको बता दें, पहला हमारा लोकेशन क्लासिफिकेशन हुआ जिसके अंतर्गत इंटरप्लेट क्लासिफिकेशन और इंट्राप्लेट क्लासिफिकेशन आया। दूसरा जो हमारा था फोकल डेप्थ के आधार पर क्लासिफिकेशन, शैलो अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक और डीप अर्थक्वेक। तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग प्लेट क्लासिफिकेशन के आधार पर किए, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक। और चौथा एपिसेंटर डिस्टेंस क्लासिफिकेशन जिसमें हम स्थानीय भूकंप, क्षेत्रीय भूकंप और दूरस्थ भूकंप देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के कारण क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो अर्थक्वेक आने के जो पहला कारण हमारा है क्रस्ट श्रिंकेज, पतल का संकुचन। पतल का संकुचन का अर्थ क्या है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी के शुरुआत में क्या था, पृथ्वी शुरुआत में क्या था, आग का गोला था। ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं। लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को तो हम पढ़ा ही देंगे ऐसे भी। आग का गोला था जो करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य से अलग होकर वर्तमान स्थिति में आ चुकी थी। जैसे अब पृथ्वी है उस स्थिति में आ चुकी है, पहले तो आपका गोला ही था सूर्य की तरह, उसी से अलग हुआ है। इस गोले की ऊपरी सतह धीरे धीरे ठंडित हो रही है, सिकुड़ती जा रही है। ठीक है, सिकुड़ती जा रही है, तो इससे हमसे क्या मतलब अर्थक्वेक में, चलिए जानते हैं। सिकुड़न के कारण पृथ्वी के अंदर आंतरिक तनाव आता है। तो आप लोग जानते होंगे कोई गर्म चीज रहता है वो फैला हुआ रहता है ना, जब ठंडा होगा सिकुड़ेगा, जब सिकुड़ेगा क्या होगा, उनमें आंतरिक तनाव आएगा, अंदर दबाव डालेगा, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जब इसकी सीमा, इस तनाव जो उत्पन्न हुआ है इनकी सीमा पार कर जाने पर भूगर्भीय चट्टानें, जो हमारी चट्टानें थी, वो टूट फूट कर भूकंप पैदा करती हैं। ये है इसका मेन कारण। अच्छा, तो दूसरा कारण हम चलिए जानते हैं, ज्वालामुखी मैग्मा। अब इसका क्या मसला है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। ज्वालामुखी मैग्मा पृथ्वी के ऊपरी पटल ठोस है। अच्छा, पृथ्वी के ऊपरी पटल तो ठोस ही है, तो इसके आगे, परंतु इसकी भीतरी भाग अभी भी पिघली मैग्मा के रूप में है। हम लोग तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में ऐसा है। जो हमारा पृथ्वी का भीतरी भाग है वो मैग्मा के रूप में है। तो ठोस पटल की मोटाई समुद्र के नीचे 3500, देखो हम ऊपर आपको बता चुके हैं 70 से 100 किलोमीटर जो हमारे ऊपर पटल है, क्रस्ट जिसे बोलते हैं,
वो हमारा है 1700 किलोमीटर, लेकिन भूमि सतह से, और समुद्र तल से जाएंगे तो आपको उससे 35 किलोमीटर तक ही मिलेगा, 35 से 70 किलोमीटर। तथा शुष्क धरती पर 70 से, ये देखिए आगे लिखा हुआ है, 70 से 100 किलोमीटर ली जाती है। ठीक है। जब मैग्मा अत्यधिक दाब के कारण ज्वालामुखी से फूटकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो मैग्मा है ये अत्यधिक बहुत ही गर्म होता है, पिघली अवस्था में होता है, और हमारे जो ऊपर के पटल हैं उस पर क्या करता है, दाब लगाता है। जो दाब लगाता है तो क्या होगा, तब उस क्षेत्र पे भूकंपीय पटल, जो भूकंप की उस क्षेत्र की भूमि पटल जो भूमि पटल है वो कांपने लगती है। ठीक है। इसके कारण हमारा अर्थक्वेक आने का कारण बन जाता है। तीसरा जो हमारा है अर्थक्वेक रिबाउंड थ्योरी, प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या जानना है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक डॉक्टर एस.एफ. रीड ने किया था। जो हमारा इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है, इसका प्रतिपादन कौन किया, अमेरिका के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे, जियोलॉजिकल साइंटिस्ट डॉक्टर एस.एफ. रीड। इन्होंने क्या बताया इस सिद्धांत में, चलिए जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भूकंप की यांत्रिक रचना शैलों के लचीलेपन पर निर्भर करती है। भूगर्भ की शैलें रबड़ की तरह लचीली होती हैं। जो हमारे भूगर्भ में शैलें होती हैं, वो भूगर्भ में जो हमारे शैलें हैं वो रबड़ की तरह लचीली होती हैं। जब कोई लोड पड़ता है तो वो लचती हैं। ठीक है। जब कोई तनाव होता है तो वो लच जाती हैं। जब किसी स्थान पर शैलों का तनाव बढ़ता है, ये देखिए, जब कोई तनाव बढ़ता है शैलों पे तो वो मुड़ जाती हैं, परंतु जब तनाव शैलों के लचीलेपन के सीमा से अत्यधिक हो जाता है, जैसे कोई रबड़ भी आप भी ले लीजिए, जब उसे आप खींचेंगे तो एक सीमा तक खींच सकते हैं ना, उससे ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाती है ना। उसी तरह जब शैलों के लचीलेपन की सीमा पार कर जाती है तो शैलें टूट जाती हैं, और टूटने के बाद क्या होता है, आपको दोनों तरफ लगता है कि नहीं, चोट झटके लगते हैं ना। तो वैसे यहाँ भी है, और दो अलग अलग खंडों में टूट जाती हैं, जिसके कारण क्या होगा, विभाजन के कारण शैलों के खंडों के बीच दरार पैदा हो जाती है, और इनके बीच तो दरार आ जाएगी, जब टूट जाएगा दूर दूर हो जाएंगे, जब इनका विस्थापन होगा। और जब दरारों में किसी कारण विस्थापन होता है तब अकस्मात विकृति ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्ट्रेन एनर्जी उत्पन्न होती है, जो हमारे भूकंपीय तरंगों को जन्म देती है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह में भूकंप आते हैं। ये हमारा था तीसरा कारण अर्थक्वेक आने का, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। अब इसके बाद हमारा चौथा कारण है जलाशय व सुरंगें। ऊंचे बांधों के पीछे बने विशाल जलाशय में जब करोड़ों टन पानी एकत्रित होकर भूकंप पटल पर दाब डालता है, अथवा भूमि के भीतर खोदी गई खदानें व सुरंगें जब बहुत गहरी चली जाती हैं, तब लाखों वर्ष से कायम भूपटल की स्थिरता गड़बड़ा जाती है और भूकंप को जन्म दे देती है। यह था हमारा चौथा कारण भूकंप आने का। पांचवा कारण है टेक्टोनिक प्लेट। ये मेन कारण, अधिकतर कारण यही देखा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट के कारण भूकंप हमें देखने को मिलता है। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या है, भूकंप की चट्टानें पपड़ी, यहाँ क्रस्ट को बोला गया है, जो 70 से 100 किलोमीटर के ऊपरी परत है हमारे पृथ्वी का, उसी को क्रस्ट बोलते हैं। वही हमारी पपड़ी है, वह जो मेंटल के ऊपर होती है, मेंटल इसके नीचे होता है। मेंटल का ऊपरी ठोस कठोर भाग, जिनकी मोटाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर मानी गई है, मेंटल क्रस्ट की मानी गई है, जो मेंटल के अर्ध पिघले या चिपचिपे चट्टानी द्रव के रूप में स्थिर न रहकर धीरे धीरे इधर उधर सरकते रहते हैं। जो ऊपरी क्रस्ट का पपड़ी वाला भाग है, स्थिर न रहकर इधर उधर खिसकता रहता है। ये जो मेंटल के ऊपर है, इसके ऊपर हमारा क्रस्ट वाला जो पटल है वो इधर उधर खिसकता रहता है। इस प्रकार क्या होता है, मेंटल के इस प्रकार दरारें खाए खिसकते पिंडों को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। जो ऊपरी भाग जो खिसकता रहता है, ऊपरी प्लेट होती है, उसी को हम टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, जो इधर उधर खिसकती रहती हैं पिंडों के रूप में। इन प्लेटों का क्षेत्रफल कुछ हजार वर्ग किलोमीटर से लाखों वर्ग किलोमीटर है। जैसे कि आप लोग पता होगा, टेक्टोनिक प्लेट बहुत ही बड़े होते हैं। आप लोग थोड़ी पता चलता होगा कहाँ पे है प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट क्या कहते हैं। भारत खुद इतना बड़ा है, वहीं हम लोग नहीं जान पाते हैं। ऐसे कई देशों को मिला के एक टेक्टोनिक प्लेट बनता है। आगे होगा बताएंगे आपको। ये प्लेट सदा ही गतिमान रहती है, प्लेटें हर समय इधर उधर मूव करती रहती हैं। इन प्लेटों की सापेक्ष गति के कारण प्लेट के सीमाओं में विरूपण होता है, और जिसके कारण विकृति के कारण पिंडों में सीमाओं में विरूपण होता रहता है। इस विकृति के कारण
पिंडों के रूप व आकार में परिवर्तन होता है, इनके रूप और आकार में परिवर्तन होता है, जिससे स्ट्रेन एनर्जी संचित हो जाती है। जब पिंडों पर लगने वाला प्रतिबल एक सीमा से अधिक हो जाता है तो क्या होता है, तब यह चट्टानें भंजित हो जाती हैं, यानी विघटित हो जाती हैं या टूट जाती हैं, और इनमें संचित स्ट्रेन एनर्जी, जो स्ट्रेन एनर्जी इसमें संचित रहती है, वो एक झटके में मुक्त हो जाती है और तरंगों को जन्म देती है। जब ये तरंगे अपने केंद्र से चारों ओर फैलती हैं तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, तो जिससे पृथ्वी को कंपित करती हैं, जिसके कारण हम भूकंप कहते हैं। आ गया जो टेक्टोनिक प्लेट है, इसे हम आपको बता दें किस आधार पर बांटा गया। जो हमारे पृथ्वी पर प्लेटें हैं, महाद्वीप प्लेट, महाद्वीप प्लेट में आता है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेनियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, प्रशांत प्लेट। ये 7 हमारे महाद्वीप प्लेट हैं, और कुछ छोटे भी प्लेट हैं, उन्हें चलिए जानते हैं। मुख्य उप महाद्वीप प्लेट ये छोटे छोटे हैं, कैरिबियन प्लेट, फोकस प्लेट, नजका प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, स्कोशिया प्लेट। ये हमारे मुख्य उप महाद्वीपीय प्लेटें हैं, उपमहाद्वीपीय प्लेटें हैं। आगे चलिए, आ गया आपका टर्म। जो टर्म ऊपर आप लोग देखे होंगे, नहीं समझ में आया होगा, वहां चलिए यहाँ पे आप समझ लीजिए। टर्म यूज इन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं, तो आपको हम यहीं से बता देते हैं। रुकिए 1 मिनट। देखिए, जहां से भूकंप उत्पत्ति होती है उसे हम, देखिए भूकंप की जहां से उत्पत्ति होती है उसे हम हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए भूकंप उत्पन्न हुआ है, इसे हम हाइपोसेंटर बोले हैं या फोकस बोले हैं। और यहाँ से वह वर्टिकल डिस्टेंस या ऊर्ध्वाधर दूरी, मिनिमम दूरी होती है, पृथ्वी जहाँ से उत्पन्न हुई है उसके ठीक ऊपर स्थित बिंदु को हम एपिसेंटर बोलते हैं, या मिनिमम दूरी होती है। ये हमारा एपिसेंटर हो गया। तो और इसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकल डेप्थ बोलते हैं। फोकल डेप्थ इसे बोल दिए, यानी हाइपोसेंटर से लेकर एपिसेंटर के बीच की दूरी को फोकल डेप्थ बोलते हैं। और मान लीजिए कोई एपिसेंटर तो हर कोई रहता नहीं, उससे बहुत दूर दूर बहुत सारे लोग रहते हैं पृथ्वी की सतह पे। तो ऑब्जर्वर, जहां भी आप ऑब्जर्व करेंगे वो ऑब्जर्वर उस बिंदु पर है, और वहां से एपिसेंटर से लेकर ऑब्जर्वर तक के बीच के डिस्टेंस को एपिसेंटर डिस्टेंस कहते हैं, और फोकस से यानी हाइपोसेंटर से लेकर ऑब्जर्वर तक के बीच की दूरी को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा अर्थक्वेक का टर्म। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान भी लेते हैं। देखिए, उद्गम केंद्र यानी हाइपोसेंटर या फोकस या रप्चर पॉइंट, हाइपोसेंटर, फोकस या रप्चर पॉइंट। हाइपोसेंटर क्या होता है, इसे हम रप्चर पॉइंट भी बोलते हैं, जो हमारा हाइपोसेंटर होता है। अभी आप लोग को ये बता चुके हैं, तो इसे हम ऐसे पढ़ देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। पृथ्वी के गर्भ में जिस बिंदु से भूकंप का उद्गम होता है उसे फोकस या रप्चर पॉइंट कहते हैं। रप्चर पॉइंट कहते हैं। या भूकंप का फोकस भूमि पृष्ठ से जितना अधिक गहराई पर होगा उतना ही अधिक दूरी तक भूमि पृष्ठ पर इसका प्रभाव महसूस किया जाएगा। जितना ज्यादा गहराई पर भूकंप हमारा आएगा, यानी फोकस इसका रहेगा, उतना ही दूर तक के क्षेत्रों को ये हमारा प्रभावित करता है। दूसरा जो हमारा टर्म है एपिसेंटर, भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर धरती की सतह पर स्थित भूमि बिंदु भूकंप का एपिसेंटर कहलाता है। लंबवत होने के कारण भूकंप के फोकस से इसकी डेप्थ कम होती है या मिनिमम होती है, जिस कारण भूकंप की तरंगें सबसे पहले इसी स्थान पर पहुंचती हैं। जाहिर बात है, जहां इसका डिस्टेंस कम है सबसे पहले वहीं पहुंचेगी ना। तो भूकंप से इस स्थान से सबसे अधिक क्षति भी होगी जहां से पहले पहुंचेगी, और नजदीक भी है, जो पास में रहेगा वो ज्यादा प्रभावित होगा। तीसरा पॉइंट है फोकल डेप्थ। फोकल डेप्थ क्या है, रप्चर पॉइंट या फोकस से एपिसेंटर के बीच की मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस को फोकल डेप्थ कहते हैं या कहलाती है। एपिसेंट्रल डेप्थ क्या होती है, एपिसेंटर डेप्थ क्या होती है, किसी ऑब्जर्वर से ये एपिसेंटर डेप्थ नहीं रहेगा, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ एपिसेंटर डेप्थ नहीं रहेगी, डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस कर लीजिएगा, डिस्टेंस
डिस्टेंस कर लीजिएगा यहाँ पे आप लोग, एपिसेंटर डिस्टेंस। ठीक है, किसी ऑब्जर्वर से एपिसेंटर के बीच के सीधी दूरी को एपिसेंटर डिस्टेंस कहते हैं। ये डेप्थ नहीं रहेगा, इसको काट लीजिएगा, एक डिस्टेंस कहते हैं। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है, बस ये इतना ही टर्म था हमारे पास। अब चलिए जानते हैं सिस्मोग्राफ क्या है। सिस्मोग्राफ एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण है जो भूमि में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भी दर्ज कर लेता है। यह भूमि में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भी बता देता है। भूकंप लेखी से भूकंप का फोकस यानी सिस्मोग्राफ यानी भूकंप लेखी दर्ज कर लेता है। यानी सिस्मोग्राफ से भूकंप का फोकस गहराई उत्केंद्र संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, भूकंप लेखी से भूकंपीय तरंगों के आयाम के आधार पर रेटिंग की जाती है। जो भूकंप लेखी है यानी सिस्मोग्राफ है, इसी के आधार पर भूकंप के तरंगों के आयाम ये कितना तेज आया है, इसी के आधार पर हम रेटिंग करते हैं। सिस्मोग्राफ द्वारा खींचा गया ग्राफ भूकंप लेख या सिस्मोग्राम कहलाता है। जो ये ग्राफ खींचता है सिस्मोग्राफ है, इसके द्वारा जो खींचा गया ग्राफ बनता है कि कितना तेज भूकंप आया, कि इसकी तीव्रता कितनी थी, तो उसे हम सिस्मोग्राम कहते हैं। सिस्मोग्राफ की तीव्रता भूमिगत के लिए उपयुक्त नहीं है। जो सिस्मोग्राफ की तीव्रता यानी भूमि की लेखी की जो तीव्रता है, पृथ्वी की भूमि की गति, भूमि किस प्रकार से गति कर रहा है, इसके लिए उपयुक्त नहीं है। सिस्मोग्राफ को खुले स्थान में ठोस चट्टान पर गहरी नींव बनाकर स्थापित किया जाता है। उपकरण स्थल के निकट कोई बाहरी हलचल नहीं होना चाहिए। यानी जहां कंपन भूमिगत कर रही है, कंपन हो रही है, जैसे सड़क किनारे या रेलवे के किनारे या कहीं भी कोई भी काम चल रहा है जहां से हमारी पृथ्वी हिल रही है, तो वहां पर सिस्मोग्राफ हमारा काम नहीं करता, वहां पर उपयुक्त नहीं होता है। ये सिस्मोग्राफ का एक चित्र है, इसे आप लोग बना पाएंगे तो बना लीजिएगा। यहाँ एक सपोर्टर है और यहाँ पेंडुलम लगा है जो जिसमें हमारा ग्राफ बनता है। एक क्षण से लगा, उस सपोर्ट से क्षण के द्वारा यहाँ लगा हुआ है। रीडर है, यहाँ पे ये रीडर है जहाँ से हमारी रीडिंग ऊपर नीचे होती है, बताता रहता है। और यहाँ से कोच है, रोटेटिंग ड्रम है, बस यही है। इंजन है, रोटेट करता रहता है कंपन होने पर। आगे चलिए हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है। भूकंप के समय विमुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन को भूकंप का परिमाण कहते हैं। यानी भूकंप से जो ऊर्जा निकलती है उसका जो मापन करते हैं वही हमारा भूकंप का परिमाण होता है। यह रिएक्टर पैमाने पर आंका जाता है। रिएक्टर पैमाने पर इसे नापते हैं। यह पैमाना पृथ्वी के त्वरण पर आधारित है और तरंगों के आयाम, कितनी तेज इसकी तीव्रता आया है, आयाम का मापन करता है। और सिस्मोग्राफ यानी सिस्मोग्राम पर या जो हमारा सिस्मोग्राफ द्वारा सिस्मोग्राम पर रीडिंग दिखाई जाती है, उसी द्वारा हम इसको भी पढ़ते हैं और सिस्मोग्राफ द्वारा पढ़ा जाता है। परिणाम जो है इसका सिस्मोग्राफ द्वारा पढ़ा जाता है। इस पैमाने पर 0 से 9 तक की संख्या होती है। जो हमारा ये रिएक्टर पैमाना होता है, इस पर 0 से 9 तक का संख्या होती है। रिएक्टर पैमाना लघुगणकीय पैमाने पर होता है। लघुगणकीय मतलब एक संख्या बढ़ने पर 10 गुना बढ़ता है, वो हमारा लघुगणकीय पैमाना होता है। यानी 2 है, 2 से 3 होने पर वो उसका 10 गुना बढ़ गया, यानी 200। ठीक है, इस हिसाब से बढ़ता है। रिएक्टर पैमाने पर एक परिमाण यम बढ़ने पर लगभग 31 गुना अधिक भूकंपीय ऊर्जा विमुक्त होती है। रिएक्टर पैमाने पर अगर एक परिमाण यम बढ़ गया तो लगभग 31 गुना भूकंपीय ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊर्जा की बात यहाँ पर हो रही है। रिएक्टर पैमाना नीचे दिया गया है।
रिक्टर पैमाने हमारे नीचे दिए गए हैं जो हमें किस प्रकार का भूकंप है ये बताते हैं। क्षीण भूकंप जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 3.5 के नीचे रहने पर क्षीण भूकंप के अंतर्गत लिया जाता है। जब 3.6 से 4.3 होता है तो उसे हम हल्का या क्षीण भूकंप के अंतर्गत रखते हैं। 4.3 से 4.8 के बीच के भूकंप को साधारण भूकंप के अंतर्गत रखते हैं। 4.9 से 5.4 को कुछ तीव्र भूकंप के अंतर्गत रखते हैं। 5.5 से 6.1 को हम तीव्र भूकंप के अंतर्गत रखे हैं और 6.2 से 6.9 को समान विनाशकारी भूकंप के रूप में रखें। जब 7.0 से 7.5 होता है तो अधिक विनाश को जन्म देती है और अति विनाश हो जाता है। जब हमारा 7.5 से 8 के बीच भूकंप आ जाता है तो अति ही विनाश हो जाता है, तो हमारे सारे घर वर सब ढह जाते हैं। लेकिन अगर 8 से 9 के बीच भूकंप आ गए ना, समझो प्रलय आ गई, सारी पृथ्वी इधर से उधर हो गई, पृथ्वी का पूर्ण विनाश, यहाँ लिख भी दिया गया है, पूरा विनाश हो गया। उतना ताना नहीं है वैसे, लेकिन क्या ही कहा जा सकता है। हम मैग्नीट्यूड पढ़ लिए, अब इंटेंसिटी के लिए अर्थक्वेक का पढ़ लेते हैं। अर्थक्वेक का इंटेंसिटी, जब भूकंप की तीव्रता, जब भूकंप की दृष्टि छत को इसकी तीव्रता में आंका जाता है, इसकी तीव्रता अलग अलग जगह अलग अलग तीव्रता की हो सकती है, इसे भूकंपीय तीव्रता कहते हैं। यह तीव्रता MMI मॉडिफाइड मार्केली इंटेंसिटी पैमाने पर आंका जाता है। मॉडिफाइड यह तीव्रता मॉडिफाइड मार्केली इंटेंसिटी पैमाने पर आंका जाता है। यह भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है तथा दूरी के अनुपात में घटती जाती है। हम पृथ्वी के उत्केंद्र से जितना दूर जाएंगे भूकंप का प्रभाव उसी अनुपात में कम होता जाएगा। तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भूकंप की कितनी तीव्रता है ये ज्ञात करने के लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। यह भूकंप क्षेत्र में विद्यमान लोगों के अनुभव और दृष्टि प्रेक्षणों पर निर्धारित करता है। वहाँ जो विद्यमान लोग रहते हैं वो बताते हैं इतना तेज भूकंप आया है, आज तो भूकंप बहुत तेज था, खतरनाक था, ऐसे बताते हैं ना। भूकंप के दौरान उस क्षेत्र में धरती के कंपन और उससे प्रभावित वस्तुओं की दशा, मनुष्यों और पशुओं की संवेदनशीलता का अध्ययन करके भूकंप की तीव्रता निर्धारित की जाती है। सब लोग जान ही जाते हैं भूकंप कोई बहुत विशेष नहीं था, हल्की आई थी चली गई, या तेज आई थी बहुत ही प्रभावकारी था, तो बताते हैं, निर्धारित की जाती है। भूकंप की तीव्रता रोमन अंकों में दर्शाई जाती है। जो भूकंप की तीव्रता रहती है इसे हम रोमन अंकों में बताते हैं कि कैसे आया है भूकंप, किस प्रकार का। भूकंप की तीव्रता निम्न कारकों पर भी निर्भर करती है। किन किन कारक पर निर्भर करती है? भूकंप का परिमाण कैसा था, उत्केंद्रता से भूकंपग्रस्त क्षेत्र की दूरी यानी एपिसेंटर डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस पर आधारित, फोकल डेप्थ यानी फोकसन गहराई, भूकंप की अवधि कितना टाइम तक आया था भूकंप, संरचना का प्रकार, किस प्रकार की संरचना हमारे पास थी, इन सब कारकों पर हमारा भूकंप की तीव्रता निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक था ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं सेस्मिक वेव क्या होता है। सेस्मिक वेव को हम पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। भूकंप के समय बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो भूकंपीय तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलती है, इन्हें सेस्मिक वेव कहते हैं। टाइप ऑफ सेस्मिक वेव क्या है? पहला है बॉडी वेव या पिंड तरंगे। बॉडी वेव पृथ्वी के भीतर सतहों से पारित होती हैं। ये पृथ्वी के भीतरी सतहों से पारित होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल वेव। प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं? ये तरंगे सभी द्रवों, ठोस, द्रव, गैस में से पारित हो जाती हैं। जो हमारी प्राइमरी वेव हैं ये सभी प्रकार से ठोस, द्रव, गैस सबसे पारित हो जाती हैं, सबसे होते हुए गुजर जाती हैं। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समरूप ही होती हैं। इनकी वेव लेंथ कम होती है, बहुत हाई लेंथ में इनका वेव नहीं होता है,
तथा आवृत्ति अधिक होती है, तेज आवृत्ति की होती है। पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव। पी तरंगे जिन चट्टानों से प्रसारित होती हैं उनके कणों को अपनी तरफ खींचती हैं तथा आगे को धकेलती हैं। ये जिस भी चट्टान से गुजरती हैं पी तरंगे उनको अपनी तरफ खींचती हैं और जो वेव रहता है उसको आगे तरफ धकेलती हैं। पी वेव 5 से 10 जो हमारा पी वेव है 5 से 15 किलोमीटर पर सेकंड की गति रखती है। बड़े भूकंपों के दौरान इन्हें महसूस किया जा सकता है। जब बड़े भूकंप आते हैं तो इन्हें महसूस हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई पिंड है तो भूकंप यहाँ से आया, भूकंप जैसे इधर चल रहा है, इधर जैसे चल रहा है हमारा वेव, तो ये यहाँ पे पुश करते हैं। जो हमारे चट्टान रहते हैं उनको यहाँ पुश किया, देखो पास आ गए और यहाँ पे खींच गया, या एक तरफ खींचता है और कहीं दबाता है, तो इस प्रकार से यहाँ वेव उत्पन्न होते हैं। ऊर्जा संरक्षणी दिशा, इसकी दिशा ऐसे आगे तरफ इस तरफ बढ़ रही है। सेकंड जो हमारा है सेकेंडरी या ट्रांसवर्स वेव। सेकेंडरी या ट्रांसफर वेव के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंगे, यश तरंगे, इन्हें यश तरंग के शॉर्ट में बोलते हैं यश तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की भात होती है। इनकी जो तरंगे हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति ही रहती हैं। ये तरंगे केवल गैसों से ही गुजर सकती हैं, क्योंकि द्रवों, ये गलत बोले हैं, यहाँ गैस नहीं रहेगा, इसको आप लोग ठोस कर लीजिएगा, वही कह रहे हैं, ये आप लोग यहाँ ठोस कर लीजिएगा, ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ये तरंगे केवल ठोसों में से गुजर सकती हैं, क्योंकि ये द्रवों व गैसों में अपरूपण नहीं होता, क्योंकि द्रव और गैस में अपरूपण नहीं होता, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह चलती हैं, तो वो उसमें से होकर नहीं जा सकती हैं, गैसों या द्रवों से होकर नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, विरूपण नहीं होता है, या अपरूपण, सीयर आप लोग पढ़े होंगे, सीयर नहीं होता है। यह तरंगों के कणों का प्रचलन तरंग की दिशा के समकोण होता है। जिधर हमारा तरंग की दिशा होता है उसके समकोण पर यह तरंगों के कणों का प्रचलन होता है, ऊपर नीचे समकोण से। यह तरंगों की गति 4 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यह तरंगों संरचनाओं पर पी तरंगों की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे वो सीधे चलती हैं, ये ऊपर नीचे होकर चलती हैं, तो ये अधिक प्रभाव डालती हैं ये तरंगे। ये देखिए ऊपर नीचे कैसे होते हुए जा रही है इस तरंगे, ऊपर नीचे, इस तरह ये ऊपर नीचे होते हुए तरंगे जाती हैं, जो हमारे पृथ्वी पर अधिक प्रभाव डालती है। ठीक है, ये इसका कंपन की दिशा है, ऐसे भी जाएगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ इसकी गति होती है। वेव लेंथ इसका देखिए, ये है इसका वेव लेंथ। तो ये हो गया हमारा कौन सा, बॉडी वेव। पहला था बॉडी वेव, जिसमें हम पी और एस तरंगे को पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ सेस्मिक वेव में पी और एस वेव हम पढ़ चुके हैं, किसके अंतर्गत, बॉडी वेव को। दूसरा वेव होता है सरफेस वेव। सरफेस वेव क्या है? सतही तरंगे भूमि की सतह व पिंड तरंगों की अंतर क्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं। पिंडी तरंगों के अंतर क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इसमें जो हमारा ये जो सरफेस वेव है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लव तरंगे। लव तरंग क्या होती है? लव तरंगे सतही तरंगों के समान तेज गति से प्रसारित होती हैं। सतही तरंगों के भांति ही तेज गति से लव तरंगे सतही तरंगों में सबसे तेज, जो हमारी सतही तरंग है इसमें सबसे तेज गति से प्रसारित होती है। लव तरंगे यश तरंगों की भांति कणों के सतही गति उत्पन्न करती हैं, परंतु इनका कोई ऊर्ध्वाधर घटक नहीं होता है। ये क्षैतिज तल में गति करती हैं। मतलब ये तरंगे यश तरंग के ही भांति ऐसे चलती है, ऊपर नीचे होती हुई जाती है, लेकिन इनका ऊर्ध्वाधर नहीं जाता है। ये मतलब ऊपर नीचे नहीं गति करती, ये केवल ऐसे ऊपर होते हुए ऐसे चली जाती है। नीचे इसका पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ऊपर नीचे होते हुए। इस प्रकार से ये तरंगे जाती हैं यश तरंगे की तरह, जो हमारी लव तरंगे हैं। लव तरंगों की ऊर्जा, एक मिनट,
लव तरंगों की ऊर्जा काफी अधिक होती है, लव तरंग की ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है, परंतु वेव लेंथ कम होता है। इनका वेव लेंथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहता है। कम होने के कारण इनका विध्वंस क्षमता कम होती है। साइड वेव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा साइड वेव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। साइड वेव ये देखिए केवल ऊपर ऊपर ऐसे तरंगे, लव तरंगे निकल जाती है, इसके पूरे पिंड को ये प्रभावित करते हुए नहीं जाती है, यानी वर्टिकली ये मूव नहीं करती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे मूव करते हुए आगे निकल जाती है। कण की गति की दिशा यही है, ऐसे ऐसे जा रही है कण की दिशा। कण जो रहेगा ये कंपन करता है इधर से, इस प्रकार इसका वेव लेंथ हो गया। इधर ऊर्जा की दिशा ये है। अगला जो आएगा हमारा सरफेस वेव में रिलीफ वेव। रिलीफ वेव क्या है? रिलीफ वेव यहाँ ये रहेगा, ये कर लीजिएगा। रिलीफ तरंगे झील की लहरों की भांति भूमि सतह के साथ साथ लुढ़कती हैं। जैसे झील की तरंगे लहरती हुई जाती हैं, रिलीफ तरंगे झील की लहरों की भांति भूमि सतह के साथ साथ लुढ़कती हैं। इन तरंगों के लुढ़कन के कारण ये भूमि के कणों को इधर उधर विस्थापित करती हैं। रिलीफ तरंगों के कारण पदार्थ के कणों का ऊर्ध्वतल में दीर्घवृत्तीय पथ पर दोलन होता है। अगला पॉइंट में आपको लिखना है भवनों में भूकंप के समान जो हिलोर उठती हैं। भवन में भूकंप के समय जो हिलोर उठती हैं उनका अधिकतर कारण रिलीफ वेव होती हैं। रिलीफ वेव आप लोग इसमें समझिएगा, ये जो है रिलीफ वेव ऊपर नीचे पूरा ऐसे घूमती हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे घूमती चली जाती है। ये हमारा रिलीफ वेव है, जो हमारे जैसे क्या आपको बताएं, हाँ झील पानी जैसे ऊपर नीचे पूरा ऐसे बना हुआ जाता है, उस तरह से हमारा ये रिलीफ तरंगे भी चलती हैं। आगे हम देखते हैं। बस आज का चैप्टर यहीं तक, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, सिस्मिक वेव बिहेवियर ऑफ ट्रेडिशनल बिल्ड कंस्ट्रक्शन। हमारा पहले चैप्टर खत्म हुआ, अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। आप लोग को अगर ये PDF चाहिएगा तो बताइएगा, हम आपको टेलीग्राम बता देंगे, उस पर कमेंट करिएगा तो हम बता देंगे, वहाँ पर आपको ये सब PDF मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ये वीडियो और हमें सपोर्ट करें, जिससे हम आपको डेली अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।